गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास बिल्कुल बेसिक होने वाला है केमिस्ट्री का। यह क्लास 11th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है और आज से हम लोग किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक बात करने वाले हैं। हम ये मान के चलेंगे कि आप लोग को अभी केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आज किसी भी चैप्टर को स्टार्ट नहीं करेंगे। आज का जो क्लास है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग अपने केमिस्ट्री के बेस को डेवलप करेंगे। जितना बेहतर हम लोग का बेस होगा उतना ज़्यादा अच्छा तरीका से हम लोग को चैप्टर समझने में मदद मिलेगा। तो चलिए आज का क्लास, आज सबसे फर्स्ट डे का क्लास है, क्लास 11th, और ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो चलिए आज हम लोग सबसे बेसिक बात करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे शुरू में जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी अगर हम आप लोगों से पूछे कि वाटर का फॉर्मूला क्या है तो सबको पता है कि H2O। तो H2O में हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वाटर तो हम लोग बोल सकते हैं 3। क्या बोल सकते हैं? 3 बोल सकते हैं। जैसे हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लिख रहे हैं H2O, तो H2O में नीचे जो ये 2 होता है इसको हम लोग एटम कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। इसका मतलब इस फॉर्मूला में हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एटम, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल एटम जो है वो टोटल एटम का नंबर है 3। टोटल एटम का नंबर कितना है? 3 है। तो बात आप लोग को समझ में आया? तो टोटल एटम जो हम लोग किसी भी फॉर्मूला में निकालते हैं इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है एटॉमिसिटी। इसका मतलब कि किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम को ही एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं मीथेन। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसका मतलब इसमें कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन का 4 एटम है। तो 4 और 1 5 एटम। तो पता चल गया कि मीथेन का जो एटॉमिसिटी होगा वो हो जाएगा 5। मीथेन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 5। तो मुझे लगता है कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एटॉमिसिटी क्या है। तो किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो हम लोग इसका डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड या फिर एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। तो हम लोग ये 2 एग्जांपल देखे हुए हैं। अब हम लोग यहां पर तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो इस कंपाउंड में भी दिख रहा है कि हाइड्रोजन का टोटल 6 एटम है, सॉरी कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम है और ऑक्सीजन का 6 एटम है। तो टोटल मिला करके इसमें टोटल एटम कितना आ गया? टोटल एटम आ गया 24 एटम। 24 एटम। तो हम लोग बोलेंगे कि ग्लूकोज का एटॉमिसिटी, ग्लूकोज का एटॉमिसिटी कितना होता है? तो ग्लूकोज का एटॉमिसिटी होता है 24। क्या आप लोग को बात कुछ समझ में आ रहा है? हम बिल्कुल इजी वे में पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आप लोग केमिस्ट्री को फील कर पाइए और चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट को डेवलप कर पाइए। डायरेक्ट चैप्टर में जाने पर दिक्कत क्या होता है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं उसे काफी दिक्कत आता है। इसलिए जो छोटा छोटा टर्म बार बार चैप्टर में यूज होने वाला है उसको हम लोग पहले कवर कर लेंगे ताकि चैप्टर पढ़ने में हम लोगों को काफी बेहतर फील हो। तो एटॉमिसिटी आप लोग को समझ में आया? तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज एटॉमिसिटी और इसके आंसर में लिखिए, इसके आंसर में लिखिए टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, in any compound is called atomicity, is called atomicity, is called atomicity। इसको आप लोग एग्जांपल में लिख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल वाटर, वाटर का एटॉमिसिटी हो जाएगा 3, वाटर का एटॉमिसिटी हो जाएगा 3। सेकेंड एग्जांपल है मीथेन,
इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है मीथेन। तो मीथेन का एटॉमिसिटी हो जाएगा 5। और ये थर्ड एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज या इसी का एक और नाम है फ्रुक्टोज। इसी का एक और नाम क्या है? फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका एटॉमिसिटी हो जाएगा 24। तो एटॉमिसिटी निकालना काफी आसान काम है। बस नीचे जो नंबर प्रेजेंट है वो सारे नंबर को ऐड करना है। और ये नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एटम को। ये रिप्रेजेंट किसको करता है? एटम को। टोटल एटम को अगर हम लोग ऐड कर लें तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। कुछ एग्जांपल हम लोग फिर से और देखने वाले हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं सुक्रोज। सुक्रोज बोलते हैं चीनी को, C12H22O11। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज, इसी को माल्टोज भी कहते हैं। तो सुक्रोज या माल्टोज, और इसको हम लोग शुगर भी कहते हैं। तो इसका पूछा गया है एटॉमिसिटी। तो कुछ नहीं करना है, इन तीनों को ऐड कर लेना है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा? 45। इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है? टोटल नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है 45। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल फिर से का हम लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। इसको आप लोग अपने से निकालिए। क्या बन पाया आप लोग से? इसका निकालना है एटॉमिसिटी। तो देखते हैं यहां पर एल्यूमिनियम का यहां पर 2 एटम है। ये SO4 जो है सल्फेट, इसका टोटल 3 ऐसा फॉर्मूला है। ऐसा फॉर्मूला कितना है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालेंगे और उसी को 3 गुना कर लेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन का 4 एटम है, सल्फर का 1 एटम है, तो 4 5। तो टोटल एक मॉलिक्यूल में, एक कंपाउंड में यहां पर दिख रहा है टोटल 5। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर से हो गया 15 और 15 + 2। इसका मतलब इसका एटॉमिसिटी जो आएगा वो आएगा 17। इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा? वो आ जाएगा 17। क्या आप लोग को ठीक से समझ में आ पा रहा है? तो इसका जो एटॉमिसिटी आ गया वो कितना आ गया? वो आ गया 17। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। तो नाम को भी लिखते जाइए और जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसी को हम यहां पर एग्जांपल में ले रहे हैं। तो उसका फार्मूला भी याद करते जाना है कि सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। इसी को हम लोग चीनी कहते हैं। तो चीनी का फार्मूला हो गया C12H22O11। तो इसका एटॉमिसिटी आ गया 45 और इसका एटॉमिसिटी आ गया कितना? 17। ये 17 समझ पाए? एक बार फिर से समझ लीजिए। एल्यूमिनियम का तो 2 दिख रहा है, यहां पर सारा खेल इस पर है। तो इसमें दिख रहा है ऑक्सीजन का 4 और सल्फर का 1। तो 4 और 1 5, और एक मॉलिक्यूल में 5, और ऐसा 3 मॉलिक्यूल है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 + 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 17। तो मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग क्या लेंगे? तो नेक्स्ट एग्जाम्पल का नाम है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 हम लोग से पूछा जाएगा कि बताइए इसका एटॉमिसिटी कितना होगा। इसका एटॉमिसिटी कितना होगा? तो दिख रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन का 2 एटम है और नाइट्रोजन का 1 एटम है। तो 2 3 4 5 6 और 6 और 2 8। इसका मतलब यूरिया का जो एटॉमिसिटी होगा वो होगा 8 एटम। कितना एटम होगा? 8। मतलब इसके एटॉमिसिटी का वैल्यू होगा 8। तो यूरिया का एटॉमिसिटी कितना है? यूरिया का एटॉमिसिटी है 8। इसी तरीका से अगर हम लोग लिखते हैं फिनॉल, PHENOL, फिनॉल, तो बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसमें अल्कोहल को अटैच करते हैं तो इसी का नाम होता है फिनॉल। तो फिनॉल का फॉर्मूला है C6H5OH। C6H5OH हम लोग को बताना है इसका एटॉमिसिटी। तो क्या आप लोग बता पाइएगा? आप लोग आंसर बताइए इसका। आंसर बताइए इसका कि इसका आंसर कितना आएगा। तो हम लोग को दिख रहा है यहां पर कि 6 और 5 11
12 और 13, तो इसका मतलब इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 13। इसका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 13 टोटल एटम प्रेजेंट है। क्या आप लोग को बात समझ में आया ठीक तरीका से? तो इस तरीका से हम लोग किसी भी कंपाउंड का एटॉमिसिटी को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। और कुछ एग्जांपल में क्या ले ले, दो सबसे बड़ा कंपाउंड हम लोग लेते हैं, उसमें अगर निकल गया तो हम लोग बाकी सब में भी निकाल पाएंगे। तो एक है ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। बताइए कि इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा? इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा? आप लोग अपने से निकालिए इसको। क्या बन पाया आप लोग से? ब्लू विट्रियोल, तो ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। तो चलो इसको निकालते हैं। यहां पर ये डॉट में अटैच है, मतलब ये पूरा मिलकर के एक कंपाउंड है। तो याद रखना है कि इसमें हम लोग पहले इसको अलग निकाल लेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई तो सबके बीच में है, सारे को ऐड करना है। याद रखना कि इस सबके बीच ही मल्टीप्लाई है, लेकिन हम लोग सबको ऐड करते हैं। तो ये हो गया कॉपर, ये हो गया सल्फर, और ये हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का हो गया 4 एटम, तो 4 5 6। तो इतना सा अगर कंपाउंड आता तो एटॉमिसिटी 6 होता। अब इधर निकाल लेते हैं। ये है हम लोग का वाटर, तो वाटर को निकालेंगे, और वाटर का टोटल कितना मॉलिक्यूल है? 5 मॉलिक्यूल है। वाटर का टोटल कितना मॉलिक्यूल है? 5। तो पहले वाटर का निकाल लेंगे। तो हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो 2 और 1, तो यहां पर से आ गया 3, और ऐसा ऐसा टोटल 5 है। तो हम लोग इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 × 3 तो हो जाएगा 15, और 15 से इधर ऐड कितना आया था? 16। तो 15 और 16 कितना हो जाएगा? 21। तो इसका मतलब पता चल गया कि ब्लू विट्रियोल का जो एटॉमिसिटी आएगा वो आएगा 21। कितना आ जाएगा? 21। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ चुका होगा कि हम लोग किस तरीका से एटॉमिसिटी को क्या कर रहे हैं? एटॉमिसिटी को फाइंड कर रहे हैं। तो एटॉमिसिटी क्या है? तो किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम को ही हम लोग एटॉमिसिटी कहते हैं, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। इज कॉल्ड क्या है? एटॉमिसिटी। तो ये हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़े जिसमें कि हम लोग को ये समझ में आया कि नीचे वाला जो नंबर लिखा था, ये नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है एटम को। ये रिप्रेजेंट करता है किसको? एटम को। तो याद रखना है, याद आप लोग को रखना है कि ये जो नीचे में जो 2 लगा हुआ है, ये जो 2 है ये बताता है एटम को। लेकिन इसके आगे में जो लग जाए, जैसे इस वाटर के आगे कितना लगा हुआ है? 5, तो आगे में जो लगता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो याद रखना है कि फार्मूला के आगे जो रिप्रेजेंट होता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। और जो नीचे में प्रेजेंट होता है, किसी भी सिंबल के नीचे जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एटम। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। जैसे एक एग्जांपल हम लोग फिर से देख रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहां पर अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो नीचे में जो ये 3 लग गया, ये हम लोग का बता रहा है किसको? एटम को। तो हम लोग से पूछेगा कि बताइए इस NH3 में टोटल एटम कितना है? टोटल एटम। और हम लोग को पता है कि टोटल एटम को ही कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी हो जाएगा 3 और 1, तो इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 4। इसका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? 4। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि बताइए NH3 कितने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके आगे कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 है। इसका मतलब ऐसा ऐसा एक ही फॉर्मूला है। तो जब कोई भी फॉर्मूला जो रहता है वो 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर हम लोग से पूछेगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो हम लोग मॉलिक्यूल बताएंगे 1। मॉलिक्यूल कितना बताएंगे? 1। क्या आप लोग को बात समझ में आया ठीक से? क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं? तो जरा ध्यान रखना है कि आगे में अगर कुछ नहीं लगा हुआ है तो समझना है कि वो 1 मॉलिक्यूल है। तो आगे में जो लगता है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे 24H2O,
तो 24H2O का मतलब है कि ये जो 24 है ये बता रहा है मॉलिक्यूल को। किसको बता रहा है? मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये वाटर के 24 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है? 24 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आया? तो ठीक तरीका से समझना है। तो अभी हम लोग एक टॉपिक को पढ़ पाए हैं और सीख पाए हैं कि मॉलिक्यूल और एटम को हम लोग कैसे निकाल पाते हैं, है ना? किस तरीका से हम लोग मॉलिक्यूल और एटम को क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीका से अगर हम लिखते हैं यहां पर एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या नाम है? एसिटिक एसिड। तो हम लोग अगर इसका बताते हैं, इसका बताएंगे एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसका मतलब सर इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 8। तो एसिटिक एसिड है ना, इसका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा? इसका एटॉमिसिटी आ जाएगा 8। और अगर पूछेगा एटॉमिसिटी ये हो गया, और अगर पूछेगा इसका मॉलिक्यूल, तो ये टोटल एक फार्मूला है। कोई भी फार्मूला के आगे अगर कुछ नहीं है तो समझना है कि उसका मॉलिक्यूल 1 है। तो याद रखना है कि कोई भी फार्मूला 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी फार्मूला कितने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है? 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू कितना एटम? तो अभी हम लोग इसको ऐड करे थे, तो इस 1 मॉलिक्यूल इक्वल टू हो जाएगा 8 एटम। कितना एटम? 8 एटम। तो याद रखना है कि ये जो फॉर्मूला है ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल कितना एटम प्रेजेंट है? टोटल 8 एटम प्रेजेंट है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल टू 8 एटम। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं? इसी तरीका से अगर हम लोग किसी भी तरह का फॉर्मूला ले लें, जैसे हम लोग लिख लें यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। तो CO2 अगर लिखेंगे तो ये CO2 एक मॉलिक्यूल है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू कितना एटम? तो इक्वल टू कितना एटम? तो ऑक्सीजन का 2 एटम और कार्बन का 1 एटम। इसका मतलब सर ये हो गया 3 एटम। ये कितना एटम हो गया? 3 एटम। तो हमको लगता है कि हम काफी एग्जाम्पल ले चुके हैं। जो स्टूडेंट कमजोर भी होंगे पढ़ने में तो उसको भी इतना सा बात समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल को कैसे निकाल रहे हैं, एटम को कैसे निकाल रहे हैं और एटॉमिसिटी को कैसे निकाल रहे हैं। आज का क्लास बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। केमिस्ट्री को इजी बनाने के लिए, केमिस्ट्री को समझ में आने के लिए हम ये आज का लेक्चर ले रहे हैं। मतलब कि हम लोग का चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। आज बिल्कुल और बिल्कुल बेसिक बात हम लोग करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीका से और काफी चीज सीखने वाले हैं आज के क्लास में। तो चलिए ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। अब जरा आगे के बात को समझिए। अभी तक ये जो पीरियोडिक टेबल आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में हम लोग पीटी लिखते हैं और टोटल इसमें 118 एलिमेंट है। 118 क्या है? एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है पीरियोडिक टेबल में। तो 118 एलिमेंट में सबसे शुरू में यहां पर रहता है S ब्लॉक, यहां पे रहता है P ब्लॉक, यहां पे रहता है D ब्लॉक और नीचे में रहता है F ब्लॉक। क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल कभी देखे हैं? पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखे होंगे या 10 क्लास में पढ़े भी होंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, 3rd नंबर चैप्टर क्लास 11 का, तो वहां काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी थोड़ा बेसिक बात समझ रहे हैं। तो बेसिक बात में यह समझिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होता है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। S ब्लॉक सबसे शुरू में है। हम लोग को पता है कि S में इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो S में टोटल ग्रुप होता है 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। D में इलेक्ट्रॉन होता है 10, इसलिए इसमें ग्रुप का संख्या 10 होता है। इसको हम बाद में डिटेल में समझाएंगे। अभी जानिए कि D में इलेक्ट्रॉन 10 होता है। ये कैसे होता है ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो ध्यान रखना है कि D में इलेक्ट्रॉन 10 होता है। तो 1 नंबर और 2 नंबर
1 नंबर और 2 नंबर ग्रुप को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। तो 2 तक तो ये हो गया, तो ये होगा 3 से लेके 12 तक। तो याद रखना कि ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। हम लोग क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। इसी तरह से पी में इलेक्ट्रॉन होता है 6। पी में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो पी में इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसी तरह से इसमें ग्रुप भी टोटल होता है 6। तो यहां पर 12 हो चुका, तो ये होगा 13 से लेकर के 18 तक। 13 से लेकर कहां तक? 18 तक। इसलिए आप लोग अंडर 10 क्लास में पढ़े होंगे कि ग्रुप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप जो होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होता है वो 18 होता है। तो 18 क्यों होता है? क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ग्रुप आता है एस में। पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6 ग्रुप आता है पी में। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल आता है इसमें 10। तो इसी को ऐड करने के बाद हम लोग का 18 ग्रुप हो जाता है। और एफ ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। पीरियोडिक टेबल कहां रखा गया है? नीचे। तो ध्यान रखना है कि इसको पीरियोडिक टेबल में फिलहाल शामिल नहीं किया गया है। तो पीरियोडिक टेबल 3 चीज से बना हुआ है, एस से, पी से और डी से। और तीनों के इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे या तीनों के ग्रुप को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ ग्रुप 18 आ जाएगा। तो ये हम शॉर्ट में बताएं कि ये हो गया पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना एलिमेंट है? पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है। तो किसी भी एलिमेंट को हम लोग यहां पर एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से। तो एक्स क्या है? एक्स है कोई भी एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटासियम, कोई भी एलिमेंट को हम लोग एक्स मान लिए हैं। तो एक्स क्या है? एक्स है एलिमेंट। और इसके नीचे में जो लिखेंगे इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। जेड क्या है? जेड है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अभी हम लोग सीखेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। पहले जानिए कि एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और वो नीचे दिखाते हैं। और ऊपर में जो दिखा रहे हैं ए, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का यही है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है। और ये एक्स क्या है? तो एक्स है हम लोग का एलिमेंट। एक्स क्या है? एलिमेंट। तो याद रखना है कि किसी भी एलिमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि एटॉमिक नंबर के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन लिखना है आप लोग को, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर लिखा गया आप लोग का। अब लिखना बंद कीजिए और समझते हैं जरा कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। ठीक तरीका से ध्यान देना है। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर कुछ नहीं है, प्रोटॉन का ही नाम एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन का ही नाम क्या है? एटॉमिक नंबर है। चलिए एक बार फिगर से समझते हैं। ये बीच वाला पार्ट हो गया न्यूक्लियस। ये बीच वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ ये हो गया ऑर्बिट। ये क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। तो जरा समझना है सही तरीका से। ये जो हम लोग गोल गोल कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट इसका पुराना नाम है। इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो याद रहे, ऑर्बिट को ही हम लोग सेल कहते हैं। और इसी का एक और नाम है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। तो याद रखना है कि ये जो सर्कल दिख रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर जो राउंड शेप दिख रहा है इसका नाम है ऑर्बिट, इसी का नाम है सेल और इसी का नाम है एनर्जी लेवल। और ये सब को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो पूरे चैप्टर में जो स्मॉल एन रिप्रेजेंट होगा है ना फर्स्ट चैप्टर में, तो समझना है कि वो रिप्रेजेंट करेगा ऑर्बिट को या सेल को या फिर एनर्जी लेवल को। तो आप लोग को पता होगा कि न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियस है इसमें दो तरह का पार्टिकल प्रेजेंट होता है। एक होता है प्रोटॉन
और एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, और ये दोनों प्रेजेंट रहता है किसमें, ये दोनों प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में। याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिला दें तो इसको न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो बोलना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू न्यूक्लियॉन, इक्वल टू क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन फिलहाल। तो अब हम लोग को यह समझना है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन, अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव है इसलिए न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है, इसलिए न्यूक्लियस पे भी क्या है, पॉजिटिव। और इस ऑर्बिट में कौन मूव करता है, तो इस ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिट में कौन मूव करता है, तो इस ऑर्बिट में मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि सबसे फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है के, सेकेंड ऑर्बिट का नाम है एल, थर्ड ऑर्बिट का नाम है एम। तो इस तरीका से बहुत सारा नंबर ऑफ ऑर्बिट रहता है। किसी भी एटम में इनफिनाइट नंबर ऑफ सेल या इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, लेकिन हम लोग को यूज पड़ता है टोटल 7 का, है ना। टोटल कितना का यूज पड़ता है, 7। क्यों, क्योंकि अभी तक 118 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ है, और वो 118 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो टोटल 7 ऑर्बिट में मूव करते रहता है। तो इसलिए हम लोग 7 तक के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। तो 7 पीरियड इसलिए भी होते हैं क्योंकि ऑर्बिट ही 7 रहता है। ऑर्बिट कितना रहता है, 7। तो हम लोग को यूज होने वाला है टोटल 7 तक का। कहां तक यूज होने वाला है, हम लोग को यूज होने वाला है 7 तक। तो याद रखना है कि इसको हम लोग बोलने वाले हैं, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एनर्जी लेवल 1, इसको बोलने वाले हैं एनर्जी लेवल 2, इसको हम लोग बोलने वाले हैं एनर्जी लेवल 3। बात समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल जिसका नाम के है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल जिसका नाम एल है, ये थर्ड एनर्जी लेवल जिसका नाम एम है। और इस तरीका से धीरे धीरे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करते रहता है। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या करता है, इंक्रीज करते रहता है। तो हम लोग को क्या समझना है, हम लोग को समझना है सर कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं। तो जरा ठीक से समझना कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है उसी को नाम दे दिया है एटॉमिक नंबर। उसी को नाम क्या दे दिया है, एटॉमिक नंबर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus, the number of proton present in nucleus is called atomic number, is called क्या, atomic number। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus of an atom is called atomic number। तो आप लोग आंसर में लिखिए, क्वेश्चन लिख लिया आप लोग एटॉमिक नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर के आंसर में लिखिए कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन present, total number of proton present in nucleus is called atomic number, is called atomic number। It is denoted by capital Z, it is denoted by capital Z, it is denoted by capital Z। लिखा गया आप लोग का। तो इसका मतलब अभी तक तो इतना ही समझ में आया सर कि एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि Z इक्वल टू पी। अगर एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है तो हम लोग बोल सकते हैं Z इक्वल टू पी। इसलिए कुछ कुछ राइटर एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम लिखता है प्रोटॉन नंबर। क्या लिखता है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। तो एटॉमिक नंबर का ही दूसरा नाम क्या लिखाता है, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर। तो आप लोग उसको लिख लीजिए उसी के नीचे Z इक्वल टू पी, Z इक्वल टू पी। और लिख लीजिए एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। तो हम लोग अभी एटॉमिक नंबर को सर ठीक से समझ गए। अब हम लोग को यह दूसरा नंबर समझना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मास नंबर। जिसका क्या नाम है, मास नंबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, व्हाट इज मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को लिखना है व्हाट इज मास नंबर। ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है ना। तो मास नंबर,
तो अभी हम लोग देखे थे कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में दो पार्टिकल प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कहता है ये दोनों पार्टिकल को ऐड कर दीजिए, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। तो इसी को बोलते हैं मास नंबर, और मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल ए से। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। तो फिर से समझिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करने पर जो नंबर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास नंबर। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। इज कॉल्ड क्या? मास नंबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर मास नंबर निकालना है तो प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो निकल जाएगा मास नंबर। तो मास नंबर का ए निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया कि ए इक्वल टू पी प्लस एन, ए इक्वल टू पी प्लस एन। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे कि ये जो P है ये Z के इक्वल है, ये जो P है ये किसके इक्वल है? Z के इक्वल है। तो अगर प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है तो हम लोग प्रोटॉन के जगह पे Z रख सकते हैं। तो हम लोग यहां से P को हटा रहे हैं और उसके जगह पे Z रख रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा सर A इक्वल टू Z प्लस एन। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? Z प्लस एन। तो हम लोग को ये Z इधर पॉजिटिव में, प्लस में, इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में। और यहां से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। एन क्या है? न्यूट्रॉन। तो हम लोग को न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला निकल गया A माइनस जेड। उसका फॉर्मूला क्या निकल गया? A माइनस जेड। आ रहा है बात समझ में? तो न्यूट्रॉन अगर हम लोग को किसी में भी निकालना है तो मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आप लोग को बात ठीक से समझ में आ पा रहा है? मास नंबर में अगर एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसी तरीका से ये हो गया न्यूट्रॉन। तो मास नंबर का आप लोग पहले डेफिनेशन लिख लीजिए कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर, is called mass number, is called mass number. It is denoted by capital A. It is denoted by capital A. It is denoted by capital A. तो लिख लीजिए कैपिटल A इक्वल टू P प्लस एन, कैपिटल A इक्वल टू P प्लस एन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो मास नंबर आ जाएगा। तो पता चल गया सर कि A इक्वल टू होगा P प्लस एन। तो ये P जो है प्रोटॉन है, प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर है। तो P के जगह पे Z रख लिए, Z इधर से इधर आ गया, तो इधर से इधर आया तो प्लस से माइनस में आ गया। तो फॉर्मूला बन गया N इक्वल टू A माइनस जेड। N इक्वल टू फॉर्मूला बन गया सर A माइनस जेड, A माइनस जेड। क्या आप लोग को बात इतना सा समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो हम लोग दो चीज देख लिए, क्या क्या? एटॉमिक नंबर और मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो अब जरा छोटा सा रिलेशन है दोनों में, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये जो एटॉमिक नंबर है जिसको कि हम लोग Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ये दो तरह का हो सकता है। हो सकता है कि ये इवन हो और हो सकता है कि ये ऑड हो, है ना? हो सकता है कि इवन हो या हो सकता है क्या हो? ऑड हो। तो अगर इवन है, अगर इवन है, जैसे सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो 6 इवन नंबर है। तो अगर इवन होगा तो मास नंबर इसका डबल होगा, मास नंबर इसका क्या होगा? डबल। तो 6 को डबल कर लो तो इसका मतलब कार्बन का मास नंबर हो गया कितना? कार्बन का मास नंबर हो गया 12। तो ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z को, और ये जो 12 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है A को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को। तो ये है मास नंबर और ये है हम लोग का एटॉमिक नंबर। फिर से सेकेंड एग्जांपल, हीलियम है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये भी इवन नंबर है। इवन है तो इसको डबल कर लेंगे, तो डबल कर लेंगे तो हीलियम का मास नंबर कितना आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा 4। इसी तरीका से
हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मास नंबर कितना आ जाएगा? मास नंबर आ जाएगा 16। अगर हम लोग ले ले नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा 20। इसी तरह से अगर हम लोग ले ले मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा 24। इसी तरह से अगर हम लोग ले ले सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? मास नंबर हो जाएगा 28, मास नंबर आ जाएगा 28। अगर हम लोग ले ले सल्फर, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 है, तो सल्फर का मास नंबर हो जाएगा 32, मास नंबर क्या आ जाएगा? 32। और अगर हम लोग ले ले कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 40, इसका मास नंबर क्या आ जाएगा? 40। तो क्या आप लोग को ये इवन रूल समझ में आया? तो इवन रूल क्या बताएं हम, कि अगर एटॉमिक नंबर इवन है, अगर एटॉमिक नंबर क्या है? इवन है, तो मास नंबर उसका डबल होगा, मास नंबर उसका क्या होगा? डबल होगा। अब देखते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर इवन नहीं है, एटॉमिक नंबर अगर ऑड आ गया, एटॉमिक नंबर अगर क्या आ गया? ऑड आ गया। जैसे सर, जैसे लेते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो ये जो 3 है ये हम लोग का ऑड नंबर है, तो अगर ऑड होगा तो इसको डबल से 1 ऐड करना है, दुगना करके एक ज्यादा कर देना है, पहले डबल करना है और उसमें 1 ऐड करना है। तो 3 का डबल करेंगे तो 6, और 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7। इसका मतलब सर लिथियम का मास नंबर हो जाएगा 7, लिथियम का मास नंबर कितना आ जाएगा? 7। इसी तरह से हम लोग ले रहे हैं बोरोन, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 5 है, तो डबल से एक ज्यादा कर देंगे, तो इसका मास नंबर होता है 11। इसका मास नंबर कितना होता है? इसका मास नंबर होता है 11। इसी तरीका से हम लोग ले रहे हैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 को पहले हम लोग डबल करेंगे, तो अगर 9 को डबल करेंगे तो क्या आएगा? तो 9 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 में 1 ऐड होगा, तो इसका हो जाएगा 19। कितना आ जाएगा? 19। इसी तरह से हम लोग ले रहे हैं यहां पे सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, तो 11 को डबल करो पहले, 22, और 22 में 1 ऐड करो, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 23, मास नंबर क्या हो जाएगा? 23। इसी तरीका से हम लोग ले रहे हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कितना होता है? 13, तो 13 को पहले डबल करो, तो अगर इसको हम लोग डबल करेंगे तो हो जाएगा कितना? 26, और 26 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तो जब भी ऑड होगा तो डबल से एक ज्यादा करने वाले हम लोग। जैसे लिख रहे हैं फास्फोरस, तो फास्फोरस लिख रहे हैं, तो फास्फोरस का होता है 15, तो इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 31 हम कैसे लिख रहे हैं। इसी तरीका से अगर हम लोग ले ले पोटासियम, तो पोटासियम का होता है 19, तो अगर 19 है तो पहले डबल करेंगे 38, और 38 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 39। क्या आ जाएगा? 39। तो आप लोग को इवन रूल और ऑड रूल समझ में आया? अगर इवन होगा तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आपको अगर एटॉमिक नंबर याद है तो मास नंबर भी अपने आप याद हो जाए, अगर एटॉमिक नंबर याद है तो मास नंबर भी याद हो जाए। लेकिन आप लोग को अच्छे तरीका से समझ लीजिए कि ऐसा किसी भी राइटर में नहीं बताया गया है कि एटॉमिक नंबर इवन होगा तो डबल कर लेना, अब मास होगा तो ऑड होगा तो डबल से ज्यादा कर लेना। याद रखना कि यह कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है और कोई बुक लिखता नहीं है, तो हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से याद कर सकिए। और ये रूल टोटल 5 एलिमेंट में नहीं लगेगा, ठीक से समझ लीजिए, यह रूल 5 एलिमेंट में नहीं लगेगा क्योंकि ये कोई रूल है ही नहीं, ये कोई रूल नहीं है। याद रखना कि बस याद रखने का एक ट्रिक बना दिए हम, ये याद रखने का क्या बना दिए हैं? ट्रिक बना दिए हैं। तो अब ये रूल 5 को किसमें नहीं लगेगा, तो किसमें नहीं लगेगा उसको एक्सेप्शनल समझ करके आपको वो 5 को याद रखना है। तो सबसे पहला याद रखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में ही नहीं लगेगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। उसी तरीका से अगला याद रखना है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इस हिसाब से तो इसको 15 होना चाहिए लेकिन ये होता है 14, तो नाइट्रोजन का मास नंबर होता है 14 और ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाला एलिमेंट है, तो इसको जरा अच्छा से याद रखना है। और भी 3 एलिमेंट है, कौन कौन है? एक है बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 जबकि मास नंबर होता है 9। एक है क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17 और इसका मास नंबर होता है 35.5। और एक बच गया आर्गन, आर्गन तो आर्गन का होता है 18, तो इस और इसका मास नंबर होता है 40। तो याद रखना कि ये 5 गो में
यह रूल नहीं लगेगा। और एक बात और समझ लीजिए कि आपको 20 तक का ही याद करना है, 20 तक का ही एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना है, क्योंकि 20 तक का अगर एटॉमिक नंबर और मास नंबर आएगा तो क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। आपको याद भी रहना चाहिए, अगर आप केमिस्ट्री लिए हैं, साइंस लिए हैं और छोटा छोटा एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मास नंबर याद नहीं है तो फिर शर्म आना चाहिए केमिस्ट्री या साइंस लेने पर भी। तो इसलिए आप लोग 20 तक का, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि 20 तक का एटॉमिक नंबर और मास नंबर जरूर याद करें, बिल्कुल रूप से याद करें, क्योंकि इसके बिना केमिस्ट्री काफी हार्ड लगने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री इजी लगे, और है भी इजी, बहुत इजी है, याद रखना है कि जो छोटा छोटा बात आप लोग को समझा रहे हैं उसको अच्छे तरीका से कवर कीजिए, और जो छोटा छोटा चीज याद करने बोलते हैं उसको याद भी कीजिए। और उसके लिए हम छोटा छोटा यहां पे आपको ट्रिक भी बता दिए, और ये भी बता रहे कि इसमें ज्यादा यूज हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का होगा, तो ये दोनों तो ज्यादा याद होना ही चाहिए। और 20 तक में पॉइंट वाला मात्र एक ही है, क्लोरीन, जिसका होता है 35.5। 35.5। अब सर हम अगर इसको याद कर लिए, अगर हम लोग इसको याद कर लिए एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी, तो सर इससे हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी हो जाएगा, और बहुत चीज इससे इजी होने वाला है। अब देखते हैं जरा इसका छोटा छोटा यूज समझते हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग को पता चल गया कि सर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसका मास नंबर जो है वो 23 है, और हमसे कोई पूछ लिया कि बताइए जी सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, ये तीनों का नंबर हम लोग से पूछ लिया गया कि बताइए सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन होता है। मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फाइंड करने सीखेंगे कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे फाइंड किया जाता है। तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताए थे कि न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, ये नीचे वाला एटॉमिक नंबर है जो Z है, ऊपर वाला मास नंबर है जो A है। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी आप लोग को बताए थे A माइनस Z, याद आया? यहां पे देखिए न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताए थे A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस क्या, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो सर जरा बताइएगा आप लोग कि इसका मास नंबर कितना है, 23। तो हम लोग क्या करेंगे, 23 में माइनस कर देंगे सर 11 को, 23 में माइनस कर देंगे कितना को, 11 को। तो पता चल गया सर कि इसमें न्यूट्रॉन होगा 12। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा, 12। तो अगर कोई क्वेश्चन करेगा कि सोडियम में न्यूट्रॉन कितना है, तो ऊपर वाला में नीचे वाले को घटा देना है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का संख्या निकल गया सर 12। न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकल गया, 12। अब हम लोग इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 100 बार समझा चुके हैं कि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं। एटॉमिक नंबर 11 बता रहा है कि इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा। एटॉमिक नंबर 11 बता रहा है कि इसमें प्रोटॉन भी क्या होगा, 11, क्योंकि एटॉमिक नंबर कुछ होता ही नहीं है, प्रोटॉन का ही नाम एटॉमिक नंबर है। तो याद रखना है कि अगर एटॉमिक नंबर 11, इसका मतलब प्रोटॉन भी 11। और इस सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल एटम है, ना इस पे प्लस है ना इस पे माइनस है। और याद रखिएगा जो न्यूट्रल एटम होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू P इक्वल टू E। इसका मतलब सर एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, ये तो हमेशा से सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बराबर हो जाएगा अगर वो एटम न्यूट्रल होगा। अगर वो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। आप लोग ठीक से समझिए, न्यूट्रल एटम किसको बोलते हैं? न्यूट्रल एटम सर उसको बोलते हैं जिसमें कि कोई चार्ज नहीं होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन नहीं किया होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल एटम। तो इसका मतलब कि इसमें अगर प्रोटॉन 11 है और ये दोनों इक्वल होता है तो समझना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 11 होगा। तो इसको सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। सपोज करो कि हम लोग यहां पे लिख रहे हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और मास नंबर है 23। हम लोग को इसमें 3 चीज फाइंड करना है सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 चीज को फाइंड करना है। तो अगर ये 3 चीज को फाइंड करना है तो जरा बताना है कि ये नीचे में जो 15 है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है सर। ऊपर में जो ये है ये क्या है, मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है। तो अगर ये 15 है तो इसका मतलब ये भी 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। और इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो ये दोनों सेम होगा। जब तक कोई चार्ज नहीं है
तो याद रखना है फॉर्मूला है Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई। तो तीनों बराबर तब होगा जब एटम न्यूट्रल होगा। तो अगर ये 15 है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 होगा। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, A माइनस जेड। तो इसका A कितना है? A है इसका 31 और इसका Z सर कितना है? Z है इसका 15। तो इसका मतलब इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा सर 16। आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? हम ये बताना चाह रहे हैं सर कि इसमें अगर हम लोग से पूछा जाएगा, इसमें अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, तो बताएंगे फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन है 15, प्रोटॉन है 15, जबकि न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 16। न्यूट्रॉन कितना है? 16 है। क्या मेरा बात आप लोग को समझ में आया ठीक से? तो याद रखना है कि ये एटॉमिक नंबर 20 तक हम बताएं। अगर सर 20 से ज्यादा का आ गया तो ये आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितना है। जैसे सर, जैसे हम लोग लेते हैं आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास नंबर होता है 56। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर मतलब Z और ये हो गया मास नंबर A। और हम लोग को बताना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। निकालिए आप लोग, अपने से लिखिए इसमें। निकाल लिए? तो बताइए सर इसमें प्रोटॉन कितना आया? प्रोटॉन आया सर 26, क्योंकि एटॉमिक नंबर 26 है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी आ गया 26। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे सर? तो न्यूट्रॉन निकालेंगे किस तरीका से? 56 में माइनस करना पड़ेगा सर 26 को और हम लोग का आंसर आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30। इसका मतलब सर आयरन में इलेक्ट्रॉन 26 है, प्रोटॉन 26 है, जबकि न्यूट्रॉन है 30। न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 30। क्या आप लोग को बात कुछ समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? चलिए एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए यूरेनियम है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92 और मास नंबर होता है 238, है ना। हम लोग से पूछेगा बताइए इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए फटाक से निकालिए। निकाल लिए? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा सर? तो ये है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन है, तो पता चल गया सर प्रोटॉन 92। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 92 और बच गया सर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में हम लोग को मास नंबर में एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा। तो 238 में माइनस करना है सर 92 को, तो 8 में से 2 गया तो यहां पे बच गया 6, 13 में से 9 गया तो बच गया सर 4 और बच गया 1। इसका मतलब 146, 146 न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन यूरेनियम। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे तरीका से समझ में आ चुका होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है। क्या समझ में आया आप लोग को? है ना। तो अब हम लोग कुछ फार्मूला में, कुछ कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना सीखेंगे। देखते हैं जरा। अगर मान लीजिए कि हम लोग से पूछता है कि वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो अब घबराना नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो उसी तरीका से निकालेंगे और सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का हम लोग को पता है कि एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन का पता है कि एटॉमिक नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है, तो इसको यूज करेंगे। एटॉमिक नंबर है 1, तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और यहां हाइड्रोजन 2 गो है, तो इसका मतलब 2 प्रोटॉन होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और एक ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 8, तो दोनों को जोड़ दो। इसका मतलब कि वाटर में नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 10, तो इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन भी 10 हो जाएगा।
और बचा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है a माइनस जेड। तो इसका a तो सर 1 है और इसका z भी 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन एकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता। अब तक 118 तत्व का 118 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है, जिसमें हाइड्रोजन अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें अगर न्यूट्रॉन निकालते हैं तो 1 माइनस 1 करते हैं आंसर 0 आता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन को नहीं गिनेंगे, केवल किसको गिनेंगे? ऑक्सीजन को। तो निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन में तो सर हो गया 0 और प्लस इसका निकालेंगे ऑक्सीजन में, तो 16 में से 8 जाएगा। तो 16 में 8 जाएगा तो 8। इसका मतलब कि वाटर में न्यूट्रॉन होगा 8, प्रोटॉन होगा 10 और इलेक्ट्रॉन होगा 10। क्या मेरा बात आप लोग को समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? कुछ और एग्जाम्पल को देखा जाए, कुछ और एग्जाम्पल को देखा जाए। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा पॉपुलर एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 में सर हमको निकाल के दिखाइए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को निकालिए आप लोग खुद से निकालिए, फिर हम बताते हैं। वीडियो को रोकिए और रोक करके पहले अपने से निकालिए और फिर आंसर को चेक कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं। सबसे पहले प्रोटॉन निकालेंगे। प्रोटॉन निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन प्लस सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो 16 होता है, सल्फर का एक ही एटम है तो यहां पर आ जाएगा 16 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 4 से। तो यहां पर आ गया सर 32। कितना आ गया? 32। तो अगर हम लोग इस सब को ऐड कर दें, तो अगर इस सब को ऐड कर दें तो निकल जाएगा टोटल 50। इसका मतलब H2SO4 में प्रोटॉन निकल गया 50, प्रोटॉन निकल गया 50। क्या आप लोग का 50 आया था? अगर आया है तो लाइक कर दें, लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं। प्रोटॉन 50 आ गया, इलेक्ट्रॉन भी 50 आ गया सर। न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन किस में नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को हटा दो, तो हाइड्रोजन को हटाएंगे तो 2 हट जाएगा। तो 50 में 2 घटा दो, 50 में 2 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 48। इसका मतलब H2SO4 में न्यूट्रॉन 48 हो गया। चलिए न्यूट्रॉन को एक बार और समझते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। तो 1 में 1 जाएगा तो इसमें आ गया 0। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और मास नंबर 32 है। तो 32 में 16 जाएगा तो इसमें आ जाएगा 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर 16 है। 16 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 8। और ऐसा ऑक्सीजन 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। तो 8 चौके 32 है ना। तो 32 आ गया। तो 32 इधर से, 32 ऑक्सीजन का और 16 सल्फर का। इसका तो 0 इसको छोड़ ही दो, तो इन दोनों को ऐड करेगा तो आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आ जाएगा 48। तो हम लोग अच्छे तरीका से सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किसको? न्यूट्रॉन को। आ रहा है बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को दे रहे हैं, इसका आंसर निकाल करके आप लोग कमेंट में इसका आंसर भेजिएगा। आप लोग अपने से निकालिएगा। अमोनिया में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग कंपाउंड। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फ्लोइंग कंपाउंड। तो एक है अमोनिया, अगला है मीथेन, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और नेक्स्ट है यूरिया। यूरिया बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, NH2CO NH2 है ना। तो इसको भी याद रखना है। यूरिया का ये फॉर्मूला है, याद रखिए जरा, UREA यूरिया है ना। और एक याद रखिए बेंजीन। बेंजीन होता है C6H6। आप लोग जानते ही होंगे पहले से, और अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेंजीन, है ना। तो ये पांचों में आप लोग को क्या निकालना है? ये पांचों में निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और निकाल करके
आप लोग को कमेंट में आंसर गिवन करना है, आंसर बताना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करना है अमोनिया में, बेंजीन में, यूरिया में, कार्बन डाइऑक्साइड में और मीथेन में। ये चारों में आप लोग को निकालना है। तो आज बहुत बेसिक क्लास लिए हैं, है ना। एक 2 दिन बेसिक क्लास चलेगा, 2 दिन का बेसिक क्लास होगा, आज का लेक्चर है और कल एक लेक्चर और लेंगे। इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर पे आ जाएंगे और 11th का सबसे फर्स्ट चैप्टर होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? केमिस्ट्री। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एम्बिशन माइंड एल्बर्ट मार्शल के नाम से जो ये चैनल है, इसको आप लोग शेयर करें। और ऐप भी होगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पर एम्बिशन माइंड के नाम से ऐप है, उसको भी डाउनलोड कर लें, क्योंकि हम सारे लेक्चर को अपने ऐप पर भी लाने वाले हैं। थैंक यू।